आदाब। इस मुल्क में जो लोग तालीम के शोबे की बेहतरी के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं उसमें शहजाद रॉय भी हैं। आधी से ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी उन्हें गुलकार के तौर पे जानती होगी, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं कि शहजाद रॉय जो हैं वो एजुकेशन के मैदान में क्या कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा इंसदाद मनशियात और जराइम है उसके गुडविल एम्बेसडर हैं और अब तक 2 स्कूल जो हैं इन्होंने अडॉप्ट किए हैं। पिछले 8-9 साल तो हो गए। अच्छा, इस दौरान इनकी मैं वेबसाइट देख रहा था, इनका जो ज़िंदगी ट्रस्ट है उसके हिसाब से जब इन्होंने ये स्कूल लिए तो वहाँ जो रिज़ल्ट्स आते थे वो कोई 22-23% एट द मोस्ट जो है वो सक्सेस रेट था बच्चों के पास होने का। आज ये कहते हैं कि 90% प्लस जो है रिज़ल्ट्स, और वो भी दोनों सरकारी स्कूल हैं बेसिकली। उनकी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि 90% प्लस रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और ये एक ऐसा मॉडल है बकौल शहजाद राय के कि आप सरकारी स्कूलों को अपने बलबूते पे खड़ा कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट पे आऊँ, ये मैंने पढ़ा कि 2-3 महीने से आपने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया है, नो सेक्सिस्ट जोक्स प्लीज़। इसके बारे में ज़रा बताएं। हमारे को बहुत अच्छे जानने वाले हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि हम इस तरह की कैंपेन कर रहे हैं और मैं बहुत बिलीव करता हूँ। तो कैंपेन मैं नहीं कर रहा था, मैंने सिर्फ उनके लिए आई थॉट कि आई शुड बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आई शुड ट्वीट और जस्ट गेट अ पिक्चर और उसको ट्वीट करना चाहिए कि हमें सबको ख्याल रखना चाहिए इस बात का, क्योंकि हम इतना यूज़ टू हो चुके हैं इन तमाम चीज़ों के कि हम रियलाइज़ ही नहीं करते हम ऑटो पायलट पे करते हैं कि हम किस तरीके से वो टीवी पे नज़र आता है ना, ये आपको चूड़ियाँ तोड़ने से लेकर मर्द बनने से लेकर, ये जलसा नहीं है जलसी है, शेर बनने से धरना नहीं है धरनी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता इतनी आम हो गई हैं कि हम रियलाइज़ नहीं करते कि हमें नहीं करनी चाहिए। सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से मैंने। अच्छा, आपने पिछले 8-9 साल में जो ज़ोर लगाया है स्कूल गवर्नेंस, सरकारी तालीम में इस्लाहात, एजुकेशन पॉलिसी में तब्दीली, हमने 1 साल पहले भी गालिबन आपसे इस पर बात की थी। इस 1 साल में मज़ीद क्या हुआ है इस शोबे में जो आप कर रहे हैं? हम क्योंकि ये कांस्टेंट प्रोसेस है जो हम ये स्कूल जो किया है और ये 2 स्कूल जो लिए हैं, ये असल में मकसद था कि हम डायलॉग स्टार्ट करें गवर्नमेंट के साथ कि जब तक सरकारी स्कूल ठीक नहीं होंगे जब तक आप तब्दीली नहीं ला सकते और जब तक आप इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं देंगे और आएगा हमेशा सरकारी स्कूल से, बिकॉज जितने मार्जिनलाइज्ड हमारी अवाम है उनके लिए सरकारी स्कूल ही बिल्कुल। तो फिर हमने जब ये स्कूल लिए तो हमारा मकसद कभी भी 2 स्कूल करना नहीं चाहते, हम चाहते थे कि हम इम्पैक्ट करें सिस्टम को। जो सेक्सुअल अब्यूज़ का जो करिकुलम था, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन जो था वो हमने चेंज किया। वो बताइए क्या चेंज किया, इसलिए कि आजकल ये बड़ा है कसूर के बाद से तो खैर बहुत ही जी, वो उसके बाद से ही हुआ। हम असल में 2010 से आहंग का करिकुलम है लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन लर्निंग, वो हमने स्टार्ट किया था 2010 में और मुझे बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए कि हमारे यहाँ के जो बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, और मेरी एक प्रिंसिपल से गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, उनको ये नहीं पता कि बाप भी सेक्शुअली अब्यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना नो डाउट। हाँ, तो हमने 2010 में सरकारी स्कूल में स्टार्ट किया और ये मैं क्रेडिट देना चाहूँगा सरकारी स्कूल के टीचर्स को और ऑब्वियसली जो ज़िंदगी ट्रस्ट ने इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया था फातिमा जना में, कि उन्हीं टीचर्स ने उसको एक्सेप्ट किया पहले। क्योंकि जब डॉक्टर्स ने आके बताया, जो आहंग के ट्रेनर्स थे, कि बच्चों को छोड़ दें, आप लोगों को खुद अंडरस्टैंड तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए समझा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को कैसे बताएंगे। तो फिर ये हमने स्टार्ट किया, आहंग 200 स्कूल तक लेके गया। फिर जब कसूर का वाक़या हुआ तो बहुत ज़बरदस्त मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सिंध हुकूमत को, कम मौके मिलते हैं इनको खराज तहसीन पेश करने के, लेकिन बिलाल भुट्टो साहब ने इस करिकुलम को जो हम कर रहे थे उसको, हालांकि मैं उनके हुकूमत के ख़िलाफ़ एक केस में गया हुआ, मैं और नाज़िम हाजी, जो ईडी ख्वाजा केस था जी, तो हम उनके ख़िलाफ़ गए हुए थे। नहीं, उसमें क्या बताते हैं बच्चों को, गुड टच बैड टच? जी, उसके अंदर देखें सेक्शुअल अब्यूज़ का जो कॉम्पोनेंट है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पोनेंट है। उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो अर्ली मैरिजेस जो होती हैं, अर्ली एज, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें बच्चों को बताई। प्राइमरी स्कूल का निसाब जी, लेकिन अभी सिंध के अंदर ये सिर्फ 7वीं और 8वीं जमात में आया है।
लेकिन इन प्रिंसिपल डिसीजन हो गया कि पूरे निसाब में ये आ जाएगा। और अभी जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है सिंध का, वो इस प्रोसेस के अंदर है कि, और इसके अंदर मैं सेक्रेटरी एजुकेशन और मिनिस्टर दोनों को बहुत दाद दूंगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर से ऑपोजिशन आ रही है हर दफ़ा। तो वो सेक्रेटरी और मिनिस्टर एजुकेशन दोनों स्टैंड ले रहे हैं इस बात पे कि ये बात और ये करिकुलम में आना चाहिए, बिकॉज ये उलमा ने अप्रूव किया हुआ है, अच्छा उलमा कराम ने, और ये एज अप्रोप्रिएट है। तो जो भी इसके बारे में खिलाफ बात करता है तो उसकी आप डिटेल में जाएंगे तो वैसे ही वो बात ज़ीरो हो जाएगी। इसका पैराडाइम शिफ्ट ये हुआ कि जब सिंध ने किया तो बलूचिस्तान जैसे प्रोविंस ने, जहाँ पर आप बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिवली पीछे है पाकिस्तान में, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर आहंग और हमारी टीम को इनवाइट किया, और वहाँ पर भी इन प्रिंसिपल डिसीजन हो गया कि आना है। ये बहुत बड़ी हम इंतजार कर रहे हैं तो बड़े प्रोविंस सूबों का, KPK और पंजाब। वहाँ के क्या पोजीशन है अभी? बहुत कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट है और बहुत डरते हैं। ये नहीं, अगर ये किया तो फिर मतलब शोर मच जाएगा ऐसी बात। और ये इस वक्त नहीं कि ये PTI की गवर्नमेंट आई है, ये पिछली गवर्नमेंट में भी यही था। ये बहुत इस तरह की लॉ मेकिंग में और इस तरह के डिसीजन लेने में पीछे है, जहाँ पर जरा भी उनको लगे कि कंट्रोवर्सी हो सकती है। चाइल्ड मैरिज बिल पे तो हमने ये देख ली ना, कंट्रोवर्सी जो क्रिएट की, बहुत ही अफसोसनाक था। मैं देखता हूँ जो भी लोग अपोज करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की शादियों को, वो उन्होंने अपनी बेटियों की शादी हमेशा वक्त पे कराई है 18 साल के बाद। और जो लोग पॉपुलेशन राइट्स के ख़िलाफ़ बात करते हैं, बिकॉज मैं एम्बेसडर था पॉपुलेशन की जब कैंपेन शुरू हुई यहाँ पर, मैंने गाना भी किया था, सुप्रीम कोर्ट में हुआ था वो, प्राइम मिनिस्टर भी थे, चीफ जस्टिस भी थे वहाँ पे जो हमने अनाउंस किया, तो और बहुत सारे मौलवी हजरात और लोग आए हुए थे, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसकी सब ने पॉजिटिव बात की। बट जब मैं निकल रहा था तो वहाँ पर एक मुझे साहब मिले, उन्होंने कहा देखें आप उसको ख्याल रखें, ये असल में हमारे मज़हब के अंदर जो है उसके अंदर। तो मैंने कहा देखें मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपकी किसी उलमा से बात करा सकता हूँ जिस पर मुझे पूरी तरीके से पता है कि कहीं नहीं रोकता हमारा मज़हब, इसकी इंटरप्रिटेशन गलत है, लेकिन आपके कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा मेरे 2 बच्चे हैं। आपकी शादी को मैंने पूछा कितने साल हुए? उन्होंने कहा जी ऑलमोस्ट 40 साल होना है। तो मैंने कहा आप भी तो कहीं फैमिली प्लानिंग ही कर रहे थे ना यार, सही बात, 2 बच्चे क्यों आपके, 40 क्यों नहीं है यार, 30 क्यों नहीं है यार? तो ये बात समझने की है कि आप कोई भी डिबेट जो पाकिस्तान में होती है ना, तो उसको कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया जाता है और फिर उसके ऊपर एक सुपरफिशियल स्टे ऑर्डर, एक स्टे ऑर्डर आ जाता है। हाँ, अब मतलब जहाँ तक चाइल्ड मैरिज की बात है, आपने यकीनन ये तस्वीर देखी होगी सोशल मीडिया पर और मेरे ख्याल चैनल्स पर भी काफ़ी चली थी। घोटकी का एक केस था जिसमें एक 10 साल की लड़की थी दुल्हन के लिबास में, और उसके सामने एक 45 ईयर ओल्ड मैन था। हाँ, मतलब नहूसत टपकती है उसकी शक्ल से, अगर आप उसको देखेंगे यहाँ तक उसका पेट निकला हुआ है, वो इससे शादी कर रहा था। तो मतलब जो भी है ना, जो सपोर्ट कर रहे हैं या सपोर्ट उन्होंने अपोज कर रहे हैं, मैं ख्याल उनको वो तस्वीर अगर बंदा दिखा देना और कह दे कि यार तो फिर अगर आप पसंद करेंगे आपकी बेटी, जी वो खुद नहीं करते ना, आप जाके पूछते हैं उसी वक्त आपको सैंपल टेस्ट मिल जाता है कि वो खुद जरूर कहते हैं, बट अपनी बेटी की वो कभी भी नहीं। एक बार आपका जो फेवरेट टॉपिक रहा है कॉर्पोरल पनिशमेंट, जिस पे आपने खासा काम किया, उसकी वजह से ये बनना ही था। 2017 में एक एक्ट सिंध में कम से कम बन गया। एक तो ये बताइए कि अमली तौर पे उसके पे अमल दरामद की क्या सूरत हाल है, और दूसरे क्या ये जो एक्ट है सिर्फ सरकारी स्कूलों पे लागू होता है या जो मजहबी मदारिस हैं उन पे भी लागू होता है? ये इसकी कहानी है कि मैंने शायद आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये बात शेयर की थी कि चल पड़ा हमारा एक प्रोग्राम था, और हमने अपने जो फातिमा जना गवर्नमेंट स्कूल था वहाँ पर हमने कोशिश की कि गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ सबसे पहले इनको बताएं कि आपकी क्लास में अगर बच्चे शोर कर रहे हैं तो उनको मैनेज कैसे करेंगे आप, क्योंकि उनको लगता है कि मारने से ही मैनेजमेंट होती है। तो एक तो क्योंकि टीचर्स को पता नहीं है, तो हमने जब वो प्रोग्राम किया तो उसके बाद हमने हाईलाइट किया इस इशू को, और उसमें हर तरह के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाया कि माँ बाप भी मारते हैं। और एक साहब को हम लेकर आए अपने प्रोग्राम में, हमारा ही दोस्त था, वो फिर बाद में थोड़ा नाराज़ भी हुआ। हमने उनसे पूछा कि वो बड़े CFO हैं एक कंपनी के, तो हमने उनसे पूछा कि आप CFO हैं कितनी बड़ी कंपनी के, तो आप क्या समझते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में कि बच्चों को मारना चाहिए, उस्ताद को, माँ बाप को? तो मैंने कहा यार अगर मेरी पिटाई ना होती ना शहजाद तो मैं आज कभी CFO ना होता। तो मैंने कहा फिर तो आपकी पिटाई होते रहनी चाहिए ताकि आप फिर MD बने, ताकि आपकी और तरक्की हो माशाल्लाह। वैसे मैं भी इसी स्कूल का हूँ, हमारी वो नस्ल जिसके कॉर्पोरल एक्ट नहीं था, हमारी तो बड़ी ठीक ठाक पिटाई होती थी जी। तो हमने फिर जब ये शो किया तो उसके बाद हमने ये बताया कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले पिटाई उसके घर में होती है, माँ बाप बहुत मारते हैं। उसके बाद जब सबसे पहले डॉक्टर मारता है कि उसको सांस आ रहा है या नहीं, वहाँ से शुरू, और वो फायदेमंद मार है। 2012-13 के अंदर ये लॉ पास हुआ नेशनल असेंबली के अंदर,
और उसके बाद ये सेनेट में लैप्स कर गया। ये अतिया अनायतुल्लाह ने बिल पेश किया गया, मुझे इनवाइट भी किया था नेशनल असेंबली में, तो वो बिल फिर वो हो गया। फिर डिवॉल्व जब सिस्टम हुआ तो तमाम प्रोविंसेस ने अपने अपने ले लिया। अभी सिंध ने भी जो बनाया ना उसकी डिटेल्स अभी भी मिसिंग है उसके अंदर, बट एटलीस्ट हमारे पास कोई लॉ आ गया, बट माँ बाप के ऊपर नहीं आ सकते। ये सारे स्कूलों पे, मतलब सरकारी स्कूलों में तमाम स्कूल, तमाम टीचर्स को मसला ये होता है कि एक्ट जब कहते हैं ना तो वाकई एक्ट है ये कि इसके क्योंकि सब रूल्स नहीं बनते नीचे तक, वो नहीं जाता, रूल्स ऑफ बिजनेस बनाते आप नहीं हैं तो नीचे तक कुछ नहीं किया। अब अखबारों में हेडलाइन छप गई कि एक्ट है। अभी अब डर बहुत है, बिकॉज अब आप जैसे, हम जैसे और बहुत सारे लोग जो ना, कहीं पर भी एक पिटाई की वीडियो आ जाती है उस पर इस तरह से अटैक होता है, क्योंकि लॉ बन चुका है। पहले लॉ कहता ये था कि गुड फेथ में उस्ताद को मारने की इजाज़त है, ये सेक्शन 89 था, वो कहते थे गुड फेथ में, तो अब वो गुड फेथ वाला चक्कर ख़त्म कर दिया गया। आपने एक बड़े वाइल्ड क्लेम किया था एक दफ़ा ट्विटर पर कि आपकी जो फातिमा जना स्कूल में जो लड़कियां पढ़ती हैं वो शतरंज के माहिर हैं, और मैंने कहा था कि यार मैं नहीं मानता, मेरे साथ मैच कराओ, माइंड स्पोर्ट्स। आपने कहा था कि आप ये मैच कराएंगे, आपने अभी तक मैच नहीं करा, आप डर गए हैं। आप जब कहें। हाँ, ये तो बड़ी अभी बड़ी खूबसूरत बात यह है कि TCF माइंड स्पोर्ट्स जिंदगी ट्रस्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हम चेस को बाहर लेके जा रहे हैं, तो माइंड स्पोर्ट्स जो है वो TCF के अंदर चेस को, तो हमारी बच्ची पहले दिन पढ़ाने गई थी वहाँ पर। और ये वही बच्ची है जो, क्योंकि वॉर गेम है ये, बैटल का, तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ जो खेल रही थी, और वो जीती थी, हारी थी, क्या हुआ था उसकी? मैंने ऑब्वियसली बता दें, ऑब्वियसली जीती थी, ऑब्वियसली जीती थी, और इस पे वो बहुत खुशी से हारे होंगे, बिकॉज कोई भी। अच्छा, ये जो मैं अगर हार गया तो मैं तो रोऊंगा। 2014 के अंदर ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि एक तो चेस होना सरकारी स्कूल में, और 2014 के अंदर नेशनल चैंपियन फातिमा जना की लड़की थी। ये इसी लड़की की बड़ी बहन थी जिसने भी। अच्छा, आई विथड्रॉ माय चैलेंज। मुझे नहीं जलील होना यार। वही सोच रहा था कि अगर इनका मैच उस लड़की से हो भी जाए, कैसा मैच होगा जो 5 मिनट में खत्म हो गया। जी बहुत जल्दी। ये मैंने देखा है बच्चे इतना स्पीड से खेलते हैं। एक्सक्यूज मी, ऐसा नहीं होने वाला। मैं बीच में बाथरूम चला जाऊंगा, 10 मिनट के बाद आऊंगा, ताकि कम से कम 15 मिनट तो खिंचे चीजें यार। अच्छा, ये जो आप जदीद आ रहे हैं तालीम को, उसमें एक टीचिंग मैथ थ्रू एडिक्वल, हाँ, सॉफ्टवेयर 5वीं से 7वीं जमात तक जो है वो एडिक्वल वालों के साथ हमने एक शो किया है। अच्छा, जी सर। 5वीं से 7वीं तक इन्होंने अप्लाई किया है, और इनका ये कहना है कि 1 साल में जो मैथ बच्चा सीखता है नॉर्मल, वो इस मेथड के जरिए 3.5 महीने में सीख जाता है। तो ये कहाँ का अप्लाई हो रहा है? ये मुझे भी सीखना, मेरी मैथ बहुत कमजोर है। ये हमारे स्कूल के अंदर हमने इसको इस प्रोग्राम को लगाया, और इसके अंदर ये बहुत ही ज़बरदस्त टीचर्स को रिप्लेस कभी भी नहीं करता, ये इस तरह की चीज़ें टीचर को फैसिलिटेट करता है, बहुत ज़बरदस्त एनहांस करता है टीचिंग, और ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। और मैं किसी ने चाहूँगा आप लोगों को मौका लगे तो आप लोग आके देखेंगे किस तरीके से बच्चों को ऑडियो विजुअल तरीके से ये मैथ को लेके चलते हैं। लेकिन एक और खूबसूरत बात यह है कि जो हमारी बच्ची है, जो लड़की जो चेस चैम्पियन है, वो ये बताती है, और उसकी सारी क्लास के बच्चे, कि वो 3 डिजिट नंबरिंग कितनी स्पीड से करना शुरू किया था उसने जब उसने चेस खेलना शुरू किया था। तो वो उसकी लाइफ की जो आर्ट से जो चीज़ें चेंज होती हैं, चेस से जो चीज़ें चेंज होती हैं, इसको डॉक्यूमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। दुनिया ने तो किया है, बट हमारे गवर्नमेंट स्कूल में हम देख रहे हैं कि ये हम जो कहते हैं ना कि साइंस मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैथ और साइंस को सप्लीमेंट करने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नहीं, बिल्कुल। और देखिए, जहाँ तक चेस की बात है तो ये एक ऐसी खेल है जिसको जो आपको सिखाती है हाउ टू थिंक अहेड। लेकिन जब हमने चेस शुरू किया तो उन्होंने कहा कि ये जुआ होता है, ये ना करें आप। ये जुआ होता है 2008 में। तो मैं कह रहा हूँ कोई भी नई चीज़ आप स्टार्ट करते हैं ना, तो शहंशाह तैमूर को ये बात कोई बताया था, उसका सर कलम कर देता। वो खुद शतरंज का खिलाड़ी था बहुत बड़ा। तो कभी तो ऐसा होता होगा, आप भी हाथ मारते होगे कि यार मतलब मैं अकेला ठेका तो नहीं लिया हुआ, या ये जो छोटी छोटी एडवांसमेंट्स हैं ये आपको इंस्पायर करती हैं दैट यू गो मूव अहेड। अच्छा, मुझे तो ये लगता है कि मुझे तो बहुत रीज़न टू बिलीव, मुझे इतना मिला कि मैं 2 प्रोग्राम्स इस पर पूरे कर दिए। एक मैं बलूचिस्तान चला गया वासु को लेकर, फिर एक पूरा चल पड़ा।
मुझे तो लगता है कि हमने सही तरीके से जो 2 गवर्नमेंट स्कूल किए उसकी वजह से इतना ज़बरदस्त हमें पॉलिसी, कब हमने सोचा था कि हम होंगे जो कंसोलिडेशन की पॉलिसी लेकर आएंगे। तमाम स्कूलों को जो कंसोलिडेट किया गया इस प्रोविंस में कराची में, वो हमने करवाया कि एक कैंपस में 8-8 स्कूल चलते थे। आज उसकी वजह से कितनी मेजर करप्शन ख़त्म हुई, लाखों बच्चों को एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव वो मिला। हमें कभी नहीं लगता था कि हम सेक्सुअल अब्यूज़ पर बच्चों को मिलियंस ऑफ बच्चों तक पहुँचा सकेंगे, ये किताब कभी नहीं लगता था। भी कर सकेंगे तो मुझे तो बहुत होप नजर। अच्छा, और ये शायद मैं अगर लंदन अमेरिका में रहता हूँ तो मैं कभी भी नहीं कर सकता, वहाँ वैक्यूम ही इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पर इतना वैक्यूम है कि रिफॉर्मिस्ट इतना काम कर सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे तो बहुत होप नजर आती है। ग्रेट यार। ये जो आपका है पे टू लर्न प्रोग्राम 2 साल वाला जी, ये कितना मुख्तलिफ है जो आम रेगुलर आपके जो स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं? ज़ाहिर आप 2000 मेरा ख्याल सबसे पुराना प्रोग्राम है जी। मैं जब 2003 में जब ऑर्गेनाइजेशन 2 में स्टार्ट की तो मेरा सबसे बड़ा मसला ये था कि जो सड़क पे बच्चे होते हैं इनको आप, बिकॉज हम अर्बन एरिया में रहते हैं तो हमें सड़क पे यही बच्चे नज़र आते हैं, जो गांव में होते हैं उनको तो हर वक्त नज़र आ रहे होते हैं। तो हमेशा दिल ख़राब होता था कि क्या होता है और ये क्यों होता है। तो हमने सोचा कि जब तक हम इन बच्चों को, और ख़ास तौर पर जो दुकानों वगैरह में काम करते हैं, उनको जब तक इंसेंटिव नहीं देंगे वो स्कूल नहीं आएंगे। तो उनको 20 रुपये इंसेंटिव देना शुरू किया। सक्सेसफुल प्रोग्राम था और बहुत अच्छा लग रहा था। बट वो कहते हैं ना कि जब आप चैरिटेबल काम करते हैं तो वो सब स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। हमारे ये हमने सोच लिया कि चैरिटी का मतलब ये है कि कुछ भी दे दो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कि हमने एक छोटे बच्चे को फुटबॉल से खेलने दे दिया, एक बेकार सी, चले हमारे घर में काम करता है वो, बट हमने डिसाइड किया हुआ हम इसको प्ले स्टेशन 3 नहीं खेलने देंगे। साइकोलॉजिकल बैरियर, मैं ये नहीं कह रहा आप दे दें या नहीं दें, हम इसको जॉन विक नहीं दिखाएंगे। अगर जॉन विक तो शायद बच्चों को दिखानी भी नहीं, छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा, अगर आप सही है। तो आपने अपनी हाउस हेल्प को सोचा कि ये मूवी देखने नहीं जाएगा, ये छोटा बच्चा है तो ये PS3 से, ये साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो आई एम पे टू लर्न प्रोग्राम एक इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम था, बट 2006 में हमने सोचा कि हमें इसको एक्सपैंड नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम सिस्टम को डेंट नहीं मार रहे। बिकॉज जो भी पाकिस्तान, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन था, जो भी पाकिस्तान के अंदर मैट्रिक बोर्ड, फेडरल बोर्ड फॉलो करता था, उस वक्त उन तमाम लोगों को उन्हीं वही टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें पढ़ानी थी जो कि तमाम स्कूलों में पढ़ाई जाती है। यानी एक मदरसे में भी बच्चा रट रहा है, एक प्राइवेट स्कूल जो मैट्रिक बोर्ड फॉलो करता है वो भी रट रहा है, एक गवर्नमेंट स्कूल वाला जो मैट्रिक बोर्ड फॉलो करता है वो भी रट रहा है, और जो हमारा MP वाला वो भी रट रहा है। तो हमने सोचा हम गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, हम गवर्नमेंट स्कूल के अंदर गवर्नमेंट स्कूल की किताब नहीं पढ़ाएंगे। हम उनको कहेंगे कि आपकी किताब गलत है, 8वीं जमात तक अब अपनी सारी किताबें सप्लीमेंट्री है। हम वी आर द फर्स्ट वन टू गेट दिस नोटिफिकेशन ऑन पेपर कि हमें आप इजाज़त दें कि हम सप्लीमेंट्री किताबें पढ़ा सकें, वरना टेक्स्ट बुक बोर्ड को हटाना तो एक आसान काम नहीं है बॉस, आप सोच नहीं सकते। और आज पहाड़ को उठाने वाली आज दोबारा मैं गवर्नमेंट को ये खराज तहसीन पेश करूंगा कि कंपेटिटिव पब्लिशिंग की बात हो रही है कि जो बेहतरीन OUP की किताबें, बुक ग्रुप की किताबें, फलां, इन तमाम किताबों को आने का मौका दिया जाए। बिकॉज दुनिया में कई बार भी हुकूमत किताबें नहीं लिखती, तो ये जो थॉट प्रोवोकिंग किताबें अपनी ज़बान में होनी चाहिए वो हमेशा पब्लिशर्स को लिखनी चाहिए। ये स्ट्रीट चिल्ड्रन का प्रोग्राम चल रहा है अभी भी? जी, अभी हमारे पास चल रहा है, बट हमने बहुत छोटा रखा है इसको। एंड वी डोंट थिंक कि कभी भी बच्चों को अल्टरनेटिव देकर आप स्कूल आ सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल इज़ द ओनली सोल्यूशन। ये हमने अपने ही प्रोग्राम के ऊपर हम ये बात करते हैं कि जितने भी पैरेलल सोल्यूशंस हैं मेन स्ट्रीम एजुकेशन के, वो एंड ऑफ द डे आप देखिएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू गवर्नमेंट के अंदर आएंगे। ना आई एम पे टू लर्न बहुत अरसा चल सकता है, ना प्राइवेट स्कूल में अगर आप गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं सस्टेनेबल नहीं होगा। आपको एंड ऑफ द डे इन सबको गवर्नमेंट स्कूल के साथ मर्ज करना पड़ेगा। स्पेशल स्कूल्स जो होंगे ना, जिसमें डिसलेक्सिया होगा, ऑटिज्म, ये वाहिद स्कूल्स होंगे जो NGOs को जिन पर काम करना चाहिए। स्पेशल नीड्स सरकारी स्कूल मेन स्ट्रीम एजुकेशन ठीक कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। ये मैं ये बात तो सही है वैसे। एक्टिवली मैंने PSL में पार्ट प्ले किया 2 साल तक, बट उसके अलावा 2008-9 में जो मेरी एल्बम आई थी, उसके बाद फिर मैंने वासु और मैं किया एक शो, फिर मैंने चल पड़ा किया। तो वो तमाम चीज़ें वो मैं कर रहा था उस वक्त, अपने आप को भी आप डिस्कवर करते हैं ना कि तो 2013 तक मैं ये करता रहा। 2013 और 2019 के दरमियान ज़िंदगी ट्रस्ट के रिफॉर्म पर बहुत एक्टिवली मैं लगा रहा कि हम कितनी पॉलिसी को इम्पैक्ट कर सकते हैं।
साथ साथ हमने फिल्म का सोचा हुआ था, क्योंकि फिल्म एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें आपके पास 2-2.5 घंटे होते हैं तो गाना बनाने से ज़्यादा, क्योंकि मुझे ये होता है हमेशा कि मैं कभी भी म्यूज़िक इसलिए नहीं करता था, बिकॉज जब मेरी एल्बम आई साली तुम्हारी नहीं, बहुत इंडिया में पॉपुलर हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप साली पार्ट 2 बनाए। मैं कहा साली पार्ट 2 बनाना बनता नहीं है, क्योंकि जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपकी सोच चेंज होती जाती है। तो साली एक कमर्शियल एल्बम थी, मैंने उसके बाद बिल्कुल ही पॉलिटिकल एल्बम बना दी, तो वो भी कमर्शियल एल्बम बन गई। हालांकि तो हर कोई अब एक्सपेक्ट कर रहा था कि तीसरी भी, तो देन आई थॉट कि यार ये जो रीइन्वेंट करो। हाँ, तो दैट वाज द रीज़न जिसकी वजह से मैंने एक्टिवली म्यूज़िक 2013 के बाद एल्बम नहीं बनाई, एक आध सिंगल किया, ये किया, बट मैं फिल्म के बारे में सोच रहा था अपने कोलीग्स, अपने दोस्तों के साथ कि हम कैसे एक कमर्शियल बट थॉट प्रोवोकिंग मूवी पर काम करें जिसमें हम 2 घंटे में बहुत चीज़ें बताने की कोशिश करें। तो ये एक प्रोसेस था जिसमें आई थिंक अब हम बहुत करीब हैं। तो कौन सी हमने अभी रिसेंटली अनाउंस किया, इसमें बहुत कम बात की है बट आप लोगों से साथ तो होती रहती है। अलिफ नून जो अल्लन और नन्ना आते थे, जी, तो वो हमने बहुत बाद में उसको देखना शुरू किया पीटीवी वगैरह पर, या फिर यूट्यूब पे अब सारे देखे। तो वो एक जो कौन आर्टिस्ट थे, वो कौन आर्टिस्ट फ्रॉड होते थे, अल्लन साहब जो होते थे, और जो रफ़ी खावर और कमाल रज़ी साहब, और नन्ना जो होते थे वो हमेशा मासूम थे बट उसको फंसा देते थे। बिल्कुल। तो और अल्लन ये कहते थे कि यू नो यू विल स्टिल बी अ रैट, अगर आप रैट रेस में भागेंगे तो आप आगे तो जा नहीं सकते। तो यही अलिफ नून होंगे, बट 2020 में आ जाएंगे वो, एक डिजिटल वर्ल्ड में आएंगे, बट उनका पाकिस्तान के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा 2020 के अंदर, वो इस मूवी की 2 घंटे के अंदर आप देख सकेंगे। इंटरेस्टिंग। यानी डिजिटल कैरेक्टर्स सेम वही रफ़ी खावरी और वो कमाल अहमद रिजवी ही होंगे। अच्छा, वो क्योंकि उनके सारे जो मैनरिज्म, जो उनकी मैनरिज्म नहीं, जो उनका पूरा एक आप सब समझते, जो उनकी सोच थी, जो उनका एक पूरा डायलॉग था, वो वही होगा। बट क्योंकि कैरेक्टर्स मैं क्योंकि अल्लन प्ले कर रहा हूँ और फैसल जो है वो नन्ना प्ले कर रहा है, तो वो होंगे, उनकी हो सकता है लैंग्वेज भी 2020 की तरह की हो, बहुत सारी चीज़ें चेंज करना पड़ेगा, जाहिर है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे मिशन इम्पॉसिबल पहले कुछ और थी, फिर फिल्म पे आके कुछ और हो गई। तो वो अलिफ नून को तो हम कभी भी, बिकॉज वो जो स्किट करते थे और जिस तरह से लाइव करते थे, वो एक बिल्कुल ही फर्क चीज़ थी। दिस विल बी एन एग्जैजरेटेड फॉर्म आप देखेंगे मूवी के ऊपर, जो कि एक कमर्शियल मीडियम होगा जिसमें बहुत सारी चीज़ों पर कमेंट करके चले जाएंगे। जब देख के लोग चले जाएंगे तो फिर रियलाइज़ करेंगे कि ये हुआ क्या है उनके साथ। तो ये पैसा कौन झोंक रहा है? सर अभी तक 2-3 प्रोड्यूसर्स हैं, मोस्ट प्रॉब्ली डिस्ट्रीब्यूटर्स में से ही कोई है। अगले साल आएगी 2020। तो अल्लन आप दुआ करें पैसा झोंक, क्या कहेंगे, झुक, हाँ वो उन्हें पहले कह दिया, झोंकना पता नहीं है, मुझे खुद नहीं पता। नहीं ऑब्वियसली होते हैं, बन भी सकते, लेकिन मुझे आधी चीज़ों को वैसे समझ नहीं आ रही होती। मुझे सिर्फ ये है कि अल्लन वाज सच अ कनिंग, और वो उस तरह करके, आप तो मासूम आदमी इसलिए तो उसको एक्टिंग कहते हैं यार, क्या हो गया है। तो मेरा एक वीडियो था जो मैंने वासु के साथ किया था, अपने उल्लू कितने टेढ़े, उसमें मैं पूरी हिस्ट्री आता हूँ। तो उसमें मैंने कुछ 7-8 कैरेक्टर्स किए, तो मैं इस मासूमियत से बहुत आसानी से बाहर निकल सकता हूँ। सही है। या ये मासूमियत ही आपकी एक्टिंग है, ये भी। अच्छा, मैं आपको दोबारा बाहर निकाल के दोबारा एजुकेशन में लाऊं? जी प्लीज़। अच्छा, ये जो आजकल डिबेट चल रही है कि बस पार्टी ना करने दें किसी को भी, नहीं है। हाँ सॉरी, एक और नो प्लीज गो ऑन। नहीं और सवाल नहीं है, मैं ऐसे ही पॉइंट मार रहा हूं। अच्छा, तो क्या हो गया? निसाब की बहस चल रही है कि जी पूरे मुल्क, चूँकि पाकिस्तान एक मुल्क है, इसका आइन है, इसका एक नज़रिया है, कायद आज़म एक है, तो निसाब भी एक होना चाहिए। ठीक है, चारों सूबों में ये जो है सूबों को निसाब देके जो है वो कुछ गलती सी हो गई है, कौमी यकजहती नहीं पैदा हो रही, तो एक करिकुलम होना चाहिए ऊपर से नीचे तक। आर यू फॉर इट? देखिए, एगैलिटेरियन सोसाइटी के अंदर तो ये बात बहुत अच्छी है कि एक निज़ाम के ज़रिए बच्चों को बेहतरीन तालीम मिलनी चाहिए। एक सरकार का एक निज़ाम होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम, और एक एग्ज़ामिनेशन सिस्टम होना चाहिए जो कि इतना ज़बरदस्त हो, और उसके नीचे फिर उन बच्चों को कैसे आप प्रिपेयर कराएंगे, किताबें क्या होंगी, ये एक पूरा एक प्रोसेस है जिसमें 10, 20, 30 साल लग सकते हैं हमें। मैं ये समझता हूँ कि ये जो डिबेट है एक निज़ाम की, इसमें ये एक प्रोसेस है, ये कभी भी ऐसे नहीं हो सकता फ़ौरन से कि आप IB प्रोग्राम बंद कर दें, आप O लेवल्स A लेवल्स बंद कर दें। आप ये एक प्रोसेस के थ्रू होगा, और उस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो सरकारी निज़ाम है उसको बहुत बेहतर होना ज़रूरी है, और जब वो बहुत बेहतर होगा तो आपका बच्चा कभी भी कोई और निज़ाम ऑप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये बिकॉज अगर आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, लंदन में चले जाएं, फिनलैंड क्योंकि बेस्ट प्रोग्राम है और हम उनके साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी स्टेट का एक ज़बरदस्त निज़ाम है, बट कभी भी राइट टू चूज़ छीना नहीं जाता। तो इस पर डिबेट होगी
इम्पोज मेरा नहीं ख्याल है कभी भी हुकूमत करना चाहेगी कि आप सब बंद कर दें और ये अगर एक बुरा निज़ाम भी है तो वो नया निज़ाम भी जब आएगा तो उसको बेहतर होने में, इसको इवॉल्व होने में टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो मेरा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि मैंने काउंसिल, और शफकत महमूद साहब एक बहुत समझदार आदमी और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें निज़ाम तालीम को ऊपर लेके जाना है ताकि जो मेजॉरिटी अवाम है उसको अच्छी तालीम मिले। ये मकसद है। इस मकसद को अचीव करने के लिए किस तरीके से किया जाएगा उस पर बहुत डिबेट चल रही है। ये जो नया इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, जैसे DGISPR ने बहुत ही तफसील से उन्होंने कहा जी कि जी हमारे जो मदारिस हैं उनको 21वीं सदी में लाने की अशद ज़रूरत है, और जो सो कॉल्ड सेकुलर निसाब तो नहीं कहा लेकिन जो मैथ्स है, साइंस वगैरह जो है, अंग्रेज़ी वगैरह, ये भी इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें भी आप ऑन बोर्ड हैं या नहीं है? नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये आप ये कह रहे हैं कि सारे मदरसों को रेगुलेट करना। हाँ, उनकी थ्योरी ये है मॉडर्नाइज अच्छा। किया जाए ताकि ये है कि ये सिर्फ मौज़िन और इमाम ना बने, बल्कि अगर इनमें से कोई डॉक्टर बनना चाहे या इंजीनियर बनना चाहे तो उसका हक होना चाहिए, उसको ये डिसिप्लिन जो है पढ़ के। तो मदरसे तो मलेशिया में तो ऐसे ही होता है कि जो स्कूल्स होते हैं उनको वैसे ही कंसिडर किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। बट लेकिन असल में मसला ये है कि हम अभी स्कूल को मॉडर्न नहीं कर पा रहे। तो मदारिस को मॉडर्न करना तो बहुत बात की बात है। होना तो यही चाहिए कि मदारिस और स्कूल में कोई खास फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ये सोच बिल्कुल ठीक है कि मदारिस के अंदर भी जो बच्चा दीनी तालीम अगर वो लेने, अगर माँ बाप समझते हैं तो वहाँ दुनियावी तालीम भी उतनी ही ज़बरदस्त हो जितनी सरकारी स्कूल में हो। तो अभी सरकारी स्कूल, मैंने आपको पहले बताया कि सरकारी स्कूल में बच्चा रट रहा है, सबको बनाया मेरे खुदा ने पेड़ और पौधे शावर, फिर वो मदरसे में जाता है वहाँ पर भी रटता है, फिर उसके बाद तो जो आपकी दुनियावी तालीम आप दे रहे हैं असल में वो आपकी ठीक नहीं है। तो आप मदरसा मॉडर्न जब ही कर सकेंगे जब आप ये ठीक कर सकेंगे। और मदरसे का एक और मसला ये होता है, या किसी भी स्कूल का ये मसला होता है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता सकते पढ़ाने के साथ साथ, किताबों का पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, अपना आपका क्या सेक्ट है, अगर आप शिया हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, देवबंद है, जो भी है। मदरसे और कभी कभी स्कूल्स में भी ऐसे होता है कि वो टीचर अपनी बात बताना शुरू कर देता है, हालांकि किताब में तो ऐसी बात नहीं लिखी होती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को अलग अलग करें और मदरसे को रेगुलेट करें। आप जो है ना, आप कंसोलिडेशन के बड़े चैम्पियन हैं। कराची में आपने खासा काम किया, आप इंटीरियर भी आते जाते रहते होंगे। ये बताइए कि ये थोड़ी बहुत जो इस्लाहात हुई हैं सिंध की हद तक, सरकारी स्कूलों की हद तक, उसके बाद कोई वहाँ दाखिलों का और पढ़ाई का जो मयार है, आपको क्या लगता है एज अ थर्ड पार्टी, कुछ थोड़ा सा एलिवेट हुआ है या बातें ज़्यादा हैं? मुझे लगता है कि सिंध सबसे पहले कोई भी स्कूल, जैसे कि मैंने आपको सारे मसले बता दिए कि हमारे स्कूल जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक थॉट प्रोवोकिंग किताबें बच्चों के पास नहीं आएगी, फिर ही वो अंग्रेज़ी वगैरह सीख सकेगा। बट ये तमाम चीज़ें, टीचर, किताबें, ये तमाम चीज़ें एक इन्वायरमेंट में पढ़ाई जाएंगी ना। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वायरमेंट होगा जो कि एक स्कूल होगा। अब सिंध का मसला ये, सिंध, बलूचिस्तान, इवन और भी 2 प्रोविंसेस जो कि बेहतर हैं कदर, वहाँ पर आई डोंट नो टीम्स के मैंने क्यों वहाँ काम नहीं किया, बट यहाँ पर मसला ये है कि नीचे अगर सेक्रेटरी और मिनिस्टर अच्छे भी आ जाए ना, नीचे टीम का लेवल वो है कि आप कर ही नहीं पाते। और अभी आप चाय पी रहे होते हैं, सेक्रेटरी चेंज हो जाता है। ये तो है। अभी आप फलाना कर रहे होते हो, मिनिस्टर चेंज हो जाएगा, कोई और। तो हम जस्ट सेइंग कि राइट नाउ अगर आप सिंध की मुझसे बात पूछें तो सेक्रेटरी और मिनिस्टर दोनों ही अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं। बट लेकिन जो पूरा सिस्टम नीचे है, भाई देखें ना, अगर बेस्ट एफर्ट ना कर रहे होते तो तमाम चीज़ें ना हो रही होती। बट क्यों आज ये जो आप बात करते हैं कंसोलिडेशन की, स्कूल ठीक करने की, आज आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं तो वहाँ पर सिर्फ सेक्रेटरी एजुकेशन तो नहीं कंट्रोल करता ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है टीचर्स की पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, और ये टीचर्स का भी जो एक इसमें गवर्नमेंट टीचर्स में इतने तो ये लॉट तो अगले 15-20 साल तक चलेगी, इसका अगले 15-20 साल तक कुछ नहीं होगा। अगर हमने रिफॉर्म्स आज स्पीड नहीं बढ़ाई तो फिर 50 साल लग जाएंगे, अगर हमने स्पीड बढ़ाई तो 10-15 साल के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसे चेंज ये तो नहीं होती कि बस यूं हो गया और वो हो गया, ओवरनाइट नहीं होगी वो तो। यार बचपन से सुन रहा हूँ कि हर हुकूमत आगे कहती है हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं है, और मेरी उम्र अब 56 साल हो गई। तो आपको अभी तक समझ नहीं आई? कब तक
तो ये आपकी मसला गलती तो है, आपका हुकूमत गलती की तो गलती आपकी है ना यार। हुकूमत की हत्ता गलती कि नहीं है। उस्मान बुज़दार तक कह रहा है कि मेरे पास अलादीन का चिराग तो नहीं है ना यार, मतलब अब कहाँ से यार उसके पास तो कुछ भी नहीं है अलादीन का चिराग। नहीं, मैं अलादीन का चिराग भी नहीं है। मैं बिलीव कर सकता हूँ कि कम से कम या उस्मान चिराग है, बुज़दार पता साहब नहीं। के पास जरूर अलादीन का चिराग होगा, क्या ख्याल है? क्योंकि उनके घर में बिजली नहीं थी ना। तो थैंक यू। आ गया भाई, क्या गुड वन यार। तो यानी इस हुकूमत के पास भी अलादीन का चिराग नहीं है, ऑल तो ये 2008 से चल रही है। सर देखिए किसी मैंने अब तो आपको वैसे फ्लैशलाइट पर आ जाना चाहिए यार, मेरा ख्याल है चिराग मैंने भी आपको पुरानी सिंपल एक बात बता दी कि पाकिस्तान में कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव आप ऐसा करें पांचे थोड़े से ऊंचा करके तो ये सवाल का जवाब दें, इसलिए कहीं छीटे वीटे ना पड़ जाएं टखनों पे। अच्छा सर बहुत सारी दफा पढ़े हैं तो कुछ और भी पढ़ जाते समझ नहीं है, लेकिन बहरहाल हाँ। हैं। आपने इनको कंट्रोवर्शियल कर दिया तो अच्छा अब लोग और देखेंगे। अच्छा चलें, मतलब अब 10 लोग देख लेंगे एज अपोज्ड टू 5। नहीं मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर अगर मैं सिर्फ एजुकेशन की बात करूँ तो एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ सूबे उसको ठीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट असल में जो एजुकेशन देनी होती है उसका मकसद ये होता है कि बच्चा सवाल पूछने की सलाहियत डेवलप करे, अडाप्ट कर सके और टॉलरेंस भी छोड़ दें, एक्सेप्टेंस आए उसके अंदर। टॉलरेंस तो ये है कि मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो बेसिक बच्चे के अंदर जो कॉग्निटिव क्रिटिकल थिंकिंग होती है ये किसी सूबे में भी नहीं हो रहा। तो ये जब होगा जब आपके पास हमारी रियासत क्रिटिकल थिंकिंग की और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देती। नहीं अच्छा मैंने ये देखा है कि आप लोगों को हो सकता है मिलती हो ज़्यादा ना मिलती हो, बट एजुकेशन के निज़ाम में सबसे बड़े दुश्मन निज़ाम के अंदर हैं लोग। बाहर से कोई नहीं कह रहा कि इनको आप ये किताब ना पढ़ाएं, बिकॉज जब हमने चेंज करने की कोशिश की ना तो वी रियलाइज्ड कि चेंज एक्सेप्टेबल था। इट्स जस्ट दैट कि कोई लड़ने को तैयार नहीं था उस चेंज के लिए, और कभी भी वो रियलाइज़ नहीं कर रहे थे कि चेंज ये ज़रूरी है। कोई अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप नाम ले लें, तमाम जो एजुकेशन रिफॉर्म पे काम करते हैं सबका बहुत एहतराम और इज़्ज़त है। सब ये कह रहे हैं कि जो बच्चे आउट ऑफ चिल्ड्रन स्कूल जो हैं वो बहुत बड़ा इशू है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि हम भी परेशान हैं उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, बट हम ज़्यादा परेशान हैं उन बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं। जा रहे हैं। तो ये जो 2.5 करोड़ बच्चा बाहर बैठा हुआ है, आप ज़बरदस्ती उसको स्कूल उस सिस्टम में डालना चाह रहे हैं जिसके अंदर ये बच्चा जो बैठा हुआ है वो रोज़ ड्रॉप आउट हो रहा है और उसको कुछ नहीं मिल रहा है और माँ बाप का फेथ नहीं है। तो आप और 2.5 करोड़, आप ये नहीं कह रहे कि इस वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन अगर ये कर लेना कि इस एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना है जहाँ पर बच्चों को अच्छी किताबें मिल रही हों, किताबें लिखी जा रही हों, ये इस पर बात नहीं हो रही, मजीद बच्चों को उसी बुरे सिस्टम के अंदर डालना है। तो ये कोई, मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान की स्टेट ने कोई डिसाइड किया कि इन बच्चों को नहीं पढ़ाना, मैं नहीं समझता ऐसे। जब चेंज करने की कोशिश की गई, असल में प्रायोरिटी का इशू है, कभी भी ये प्रायोरिटी बनी नहीं है कि असल में डिटेल्स का इशू क्या है। बिकॉज जो भी बड़ा हेड होता है वो कहता है ये मेरा मसला नहीं कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाह रहा है, मैं समझ रहा हूँ 2.5 करोड़ बच्चे बाहर हैं और फलाना मोटी मोटी बात करते हैं। डेविल लाइज इन द डिटेल, डेविल लाइज इन द वो तो है। लेकिन सिंध में अभी आई एम श्योर के शायद आपको भी इल्म होगा कि ये कर रहे हैं कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चे हैं उनको जो जिस कोर्स की आपने बात की कि 3.5 महीने में पढ़ा दें, उनको उस तरह करके वो कुछ करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से उनको मेन स्ट्रीम में लेकर। अच्छा मैंने इस बारे में नहीं सुना, बट सिंध के बारे में ख़ास मैं कहूँगा कि अनइवन ग्रोथ है। अनइवन ग्रोथ इसलिए कि कहीं पर इतना ज़बरदस्त काम हो जाता है एजुकेशन पॉलिसी और उसके अंदर कि आप सोच नहीं सकते, और कहीं पर कुछ नहीं हो रहा होता है। इसी तरीके से लॉ मेकिंग में सिंध में कमाल काम हो जाएगा और कहीं कुछ नहीं हो रहा होगा। तो ये एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ पर जो लीड लेता है पॉलिसी मेकिंग के अंदर, इनोवेटिव आइडियाज़ के अंदर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वाला हाल है, चल गए कि कभी जो है कमाल कर दिया। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि अगर आप कोई जाते जाते कुछ गुनगुना जाएं। यार आप नखरे ही नहीं कर रहे, आप बड़े फनकार नहीं। अच्छा करने दे सर, हम तो मर रहे होते गाने के लिए। हाँ, और चलो फिर तो भाई ने मौका दिया। अच्छा ये मैं लगा भी गा सकता हूँ और मैं अपना पर्सनल फेवरेट पुराना गाना भी गा सकता हूँ। आप बताएं, चले पुराना पहले मैं हल्का सा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है और आज के लिए गाना शेयर कर रहे थे बहुत सारे लोग, तो वो गाया था। और मुझे बड़ा अफसोस होता है जब ये लोग गाना शेयर करते हैं, बिकॉज मैं ये सोचता था कि ये गाना ऑब्सोलीट हो गया हुआ, बट अभी तक हुआ नहीं है। वो गाना ये है कि मैं जब 10 साल का था तो मैंने 9 o'clock न्यूज़ पे सुना कि पाकिस्तान तारीख एक नाजुक मोड़ से गुजरा है। मैं फिर 20 साल का हुआ, मैंने फिर 9 o'clock न्यूज़ पे सुना कि पाकिस्तान तारीख एक नाजुक मोड़ से गुजरा है। आस बांध कर तू खड़ा है, तस्से मस नहीं होता, तू है एक आम आदमी और बस अब नहीं होता। तो क्या करूं, हिम्मत हार दूं? नहीं, लगा रहे तू लगा रहे, खड़ा रहे तू खड़ा रहे, पड़ा रहे तू पड़ा रहे। बुजुर्गों ने मुझसे पूछा मुल्क कैसे ये चलेगा, बुजुर्गों को मैं ये बोला, मुझे फिक्र ये नहीं कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फिक्र ये कि ऐसे ही ना चलता रहे। लगा रहे तू लगा रहे, खड़ा रहे तू खड़ा रहे,
पड़ा रहे तू पड़ा रहे। बुजुर्गों ने मुझसे पूछा नेक कौन है ये तो बता, बुजुर्गों को मैं ये बोला, नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला। लगा रहे तू लगा रहे। कौम को जगाने का वक्त आ गया, इनको मत जगाओ, ये किसी ज़रूरी काम से सो रहे। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।